आप सब उम्मीद करती हूँ कि सब आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी से रिलेटेड कई अपडेट्स मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड किए हैं। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें जाकर आप अपने सारे क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट एक कंसोलिडेटेड डेटा जो है, कंसोलिडेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर देने का इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी, ताकि आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि मैम, अभी तक आप लोगों का जिसका अभी तक भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है, वो लोग को क्या करना चाहिए? और मैंने लास्ट डे भी बताया था, लेकिन इस बार मैं एक बार फिर से बता रही हूँ और बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ। काफ़ी मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। देखिए, अगर अभी तक आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो आप प्लीज़ मेरी बात मानिए। आप चुपचाप एकदम विथआउट पैनिक हुए, कोई एकदम हेडेक लिए बिना आप अपने घर पे रहिए। आप हेडेक तब लीजिए जब आपके फॉर्म में कॉन्टैक्ट नंबर आपका गलत पड़ा हो, मेल आईडी गलत पड़ी हो, तब आपको हेडेक लेने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। तब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाके अपने बारे में आपका कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं वहाँ जाकर। लेकिन वैसे आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैं उसके 2-4 रीज़न आपको बताती हूँ। मैंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन किया है, कई सारे ग्रुप में मैं ऐड हूँ और वहाँ से, और मेरा खुद का भी ग्रुप है। तो देखिए, जिन लोगों का अभी तक नहीं पता चला है, तो वो लोग को पैनिक नहीं होना चाहिए। बट हाँ, आप लोग ग्रुप में ज़रूर जुड़ते रहिए। टेलीग्राम के कई ग्रुप हैं जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एक मेरा खुद का ग्रुप है और एक और ग्रुप है, आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएँगे तो ऑलरेडी उस ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। अदरवाइज़ ग्रुप से ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं कि जिस किसी का भी अभी तक लेटर नहीं रिलीज़ हुआ, या जिसको अभी तक डिस्ट्रिक्ट नहीं अलॉट हुई है, या जिसको हो गई है, या जिसका देखिए, कई लोगों का आपको पता है ये जो है इस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि किसी-किसी की तो डीवी हो गई है, किसी-किसी को अभी तक डिस्ट्रिक्ट पता चल चुकी है और उनको किस डेट में जाके डीवी कराना है, ये पता चल चुका है। और किसी-किसी को अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। वो उसका एक रीज़न ये है कि वो सोशल मीडिया से दूर है। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, तो भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले कॉल आएगी, अगर कॉल नहीं भी आती है, तो मेल ज़रूर आएगा। जिन्होंने अपना किसी भी बोले सोर्स से पता लगा लिया है कि मेरा इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। जो वो कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं, जिसको नहीं पता है कि मेरा किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में, होल डॉक्यूमेंट्स में जो हर जगह माँगे जा रहे हैं, उनके बारे में मैं आप लोग को बता दूँ। देखिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो आपने भरी थी, जो आपने फॉर्म भरते टाइम आपने अपने डेटा में फिल किया था, वो सारा डेटा उससे रिलेटेड, जैसे 6th, 8th, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, जाति निवास जिसको ज़रूरत होता है उसको, और एक आईडी प्रूफ। और उसके बाद उम, जो है आपको एक वो बनाना पड़ेगा इसके लिए, शपथ पत्र, कि आप पे कोई ये जो मुकदमा वगैरह का, कि कोई आप पे अदालत का कोई मुकदमा नहीं है। और 2 फ़ोटोज़ भी कहीं-कहीं माँगी जा रही हैं, अटेस्टेड फ़ोटो किसी भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर से, ठीक है? जब आप कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाने जिनसे जाएँगे, प्रधान से मत बनवाइएगा। मतलब वो आप कैरेक्टर बना सकते हैं, क्योंकि उसमें तो जो है मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप फ़ोटो जो है गेज़ेटेड ऑफ़िसर से ही, राजपत्रित अधिकारी से ही अटेस्टेड करवाइएगा। जैसे तहसीलदार है, वीडीओ है, और आपके जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं, उन लोगों से आप अपना फ़ोटो 2 अटेस्टेड करवा लीजिएगा जब आप अपना कैरेक्टर बनवाने जाइएगा। या जिन्होंने बनवा लिया है, वो लोग को फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें राजपत्रित अधिकारी से 2 फ़ोटो कहीं-कहीं माँग रहे हैं, कहीं नहीं माँग रहे हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि आप पैनिक हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करिए। जिस दिन भी मेल आए, उसके भले ही दूसरे दिन आपको बुला लिया जाए, तो आप एकदम प्रिपेयर रहें और आप एकदम दूसरे दिन भी जाने के लिए रेडी रहें। सिर्फ़ आपको एक और एफ़िडेविट हो सकता है, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बनवाना पड़े। बाकी आप एक बनवा लेंगे, तो आप ये भी उनको बोल सकते हैं कि सर, एकदम आपने जल्दी से बुला दिया, मैं कैसे इस फॉर्मेट में एफिडेविट बनवा सकता था। तो आप, और 2 सीसी एफिडेविट, है ना?
और 2 फोटोज़। इसके सिवा और कुछ भी अगर कुछ छूट भी जाता है ना, बहुत ही पोलाइटली वे में ये लोग कर रहे हैं। डीबी में कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हेडेक मत लीजिए किसी भी चीज़ की। हाँ, देखिए जिसको पता चल गया, मैंने फिर रिपीट कर रही हूँ, जिसको पता चल गया है कि मेरा स्टिचिंग हुआ, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी घर ही बैठना है। स्टिल उनको मेल ना आ जाए, मेल आए, कॉल आए, कुछ भी आए, आएगा उसके बाद ही वो कहीं जा सकते हैं, बेशक उनका होम डिस्ट्रिक्ट में हुआ हो। तो फिर आप क्यों टेंशन लें? जब जिनको पता भी चल गया है नाम, वो भी नहीं कर सकते कुछ, उनको भी वेट ही करना पड़ रहा है मेल का, वो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके घर बैठे हैं, तो आप उनसे कहाँ अलग हुए जिनको पता है या आपको नहीं पता है? जिनको पता है वो भी अपने घर पे बैठे हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके। आपको नहीं पता है तो आप भी, मैं कह रही हूँ कि आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए अपने सारे, और उसके बाद आप शांति से अपने घर पे बैठिए, एकदम कूल माइंड होके। हाँ, अगर आपकी किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, तो उसके लिए आप एफ़िडेविट बनवा लीजिए, ठीक है? तो यही बातें मुझे बोलनी थी, और जिनको जिनको जिनका हो गया है डीबी, उनको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है, उनका बहुत जल्द मेल आएगा, कॉल आएगा। अगर कॉल नहीं आता है, तो मेल 100% है, और मेल के लिए इतना पैनिक मत होइए। आप अपने मेल में आप जो सेटिंग होता है, उसमें आप अपना नोटिफ़िकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि मेल जैसे ही आएगी, आपको ऊपर ही पॉप अप हो जाएगी। तो बस, और बाकी या तो आप पर डे सुबह-शाम, दोपहर 3 टाइम मेल देखते रहिए। उसके सिवा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत है, तो बस इतना कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, कि अगर वो कॉल आती है या मेल आती है और दूसरे दिन या तीसरे दिन भी बुला लें, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आती है कॉल, आपके आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है, तो भी आप जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि सर मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं प्रिपेयर कर देता। वो ईज़िली टाइम दे रहे हैं, और आप आराम से उनको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके जो-जो वो बताएँ वो दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का सिर्फ़ इतना मतलब है कि आप उतना ज़्यादा सोचिए नहीं, घबराइए नहीं, और अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिए, कर सकते हैं अगर, और अपने घर बैठिए, एन्जॉय करिए। अब बात कर लेते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि मैम आपने कैसे तैयारी की, या हमको नेक्स्ट वैकेंसी के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही, सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरा से मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही कि मेरा यही मानना है कि आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना चाहिए। बेशक थोड़ा बहुत तो सबका गैप होता ही है, मतलब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। लेकिन कुछ भी अगर फंक्शन है या कहीं आना-जाना है, वो अलग चीज़ है। बट आप प्रिपरेशन करिए, और आप किसी मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन में ही थी, और उसी के दौरान ये वैकेंसी आई, और मैंने विदाउट प्रिपरेशन एग्ज़ाम दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने नकल कर ली या वगैरह-वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब, जब आप कंटिन्यू सब्जेक्ट्स को पढ़िए, मेन हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी सबकी अच्छी होती है मोस्टली इधर नॉर्थ वालों की। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीएस। इतना आप साइंस छोड़ भी सकते हैं, आप इंग्लिश भी थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश इसमें पूछी जाती है, इसका अगर पूछें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस इतना ही पढ़ते रहेंगे ना, तो भी आपके अक्सर एग्ज़ाम कवर हो जाते हैं। और आप किसी एक एग्ज़ाम को, पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, अगर आप 20 साल के हैं, 18-20 आपने 12th करके, पास आउट करके और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप किसी एक एग्ज़ाम पे भी फ़ोकस कर सकते हैं, और वो सिर्फ़ वही रखिए, और वो जब तक ना मिले उसके लिए कंटिन्यू लगे रहिए। ये उन लोग के लिए है जो अभी अभी जस्ट ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट पास करके प्रिपरेशन में आए हैं, और जो लोग लगभग 25 प्लस हो गए हैं, उनके लिए तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप किसी एक एग्ज़ाम पे फ़ोकस ना करके, आप मल्टीपल फ़ील्ड में फ़ॉर्म डालते रहिए, और अपनी तैयारी किसी एक सिलेबस के अकॉर्डिंग बाँध के मत करिए। आप अपनी तैयारी सब्जेक्ट वाइज़ करिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करिए, और उसके बाद उसको रिवीज़न लेते रहिए। अगर सारे प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आप इज़िली कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यूअस लगे रहिए, आप पढ़ाई को छोड़िए नहीं, आप लगातार, और उसको कंटिन्यूअस बने रहने के लिए मैंने जो किया, मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम दिए। क्योंकि हम इंसान हैं, और आप भी हैं, और आप भी अच्छे से, कि मन नहीं लगता है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता है।
तो एग्जाम लगे रहें इसके लिए फॉर्म भरते रहिए। छोटे छोटे एसएससी वगैरह के फॉर्म आते हैं जिनमें कम फीस होती है, या मोस्टली लड़कियों के लिए तो फ्री फीस भी होती है कई एग्जाम्स में, फॉर्म्स में। हाँ, थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है जब एग्जाम अच्छा नहीं जाता है या फिर जब रिजल्ट आता है होता नहीं है, लेकिन उसके पीछे मेरा एक ही लॉजिक था कि मैं कंटिन्यू एग्जाम दूंगी ताकि मेरी प्रिपरेशन छूटे नहीं, गैप ना क्रिएट हो, क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं होता है तो ऑटोमेटिक हमारा माइंड पढ़ाई से बाहर दूर भागता है। तो आप लगातार एग्जाम देते रहिए, डजेंट मैटर आप फेल होते हैं, पास होते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, बुरे मार्क्स आते हैं, 100% 1 से 2 साल में आपको कोई ना कोई एग्जाम में हो जाएगा। मैंने प्रिपरेशन अपनी 2018 या बोले तो 2019 के एंड से अच्छे से स्टार्ट की थी, कोविड के दौरान। तो तब से मेरे कई एग्जाम्स है, रेलवे पुलिस इस टाइप के छोटे मोटे एग्जाम्स ही, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वापस आई थी प्रिपरेशन में, तो इस टाइप के एग्जाम निकले हैं और अभी केवीएस में भी अच्छा रिस्पांस आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग भी ऐसे ही करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाना, और जो है क्या बोलूँ मैं, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना ये बहुत जरूरी है 25+ वालों के लिए। और 20+ वालों के लिए किसी एक एक एम पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मिल पाता है, 5 साल लगातार आप लगे रहिए, आपको 100% मिल जाएगा। ऐसा ऐसा मैं श्योर कह सकती हूँ गारंटी के साथ, 25 तक आप जॉब 100% ले लेंगे अगर एक के ही पीछे लगे हैं तो। 18+ होते या ग्रेजुएशन के या 12th के तुरंत बाद अगर अभी एक एग्जाम पे लग जाते हैं, 25 आते आते आपको पक्का जॉब मिल जानी है। और जिसकी 25+ हो गई है, किसी वजह से किसी के फैमिली इश्यूज होते हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन होती है, या मल्टीपल रीजन होते हैं पढ़ाई कंटिन्यू ना रखने की, या फिर देर से कंपटीशन में आने के बहुत से रीजन होते हैं। तो उस उन सब रीजन के लिए सबसे बेस्ट है कि आप मल्टीपल एग्जाम्स दीजिए, लगातार एग्जाम्स दीजिए, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उससे आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, लोग क्या कह रहे हैं उससे मत होइए, और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई करिए। आज बहुत हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।